So I'm just mentioning over this board only and keep on saving this document for you. Today we are going to discuss the 2013 paper solution. Target question is 25. Let's check it out ki how you people are going to take it. So the first question is the value of Planck's constant is 6.63 into 10 raised to power minus of 34 joule second. The speed of the light is given. The speed of the light is, everybody knows this, 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Which value is closest to the wavelength? You have to find out which value is closest to the wavelength. In the nanometer of the quantum of the light with the frequency of 6 into 10 raised to power 15 per second. A is 75, A option. B option is 10. C option is 25. D option is 50. Start doing and start sending the answer in the chat box. Do fast, beta. चलिए start sending your answer in the chat box quickly so that we get to know किस किस बच्चे का ये question solve हो गया. I got the one reply, that is Suhani Mahajan. Correct. Correct है बेटा. This is such a easy concept जिसमें मुझे बोलना चाहिए कि वो तो लगा ही नहीं है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर. तो सिंपल फॉर्मूला जो आप बहुत लोअर क्लासेस से पढ़ते हो उससे ही. Let's check out the answer of the another student. Two students have answered. Devesh not correct, Tanvi correct. Okay, so the solution of this is lambda is equal to C by nu होता है. Everybody knows this. तो C is 3 into 10 raised to power मैंने 8 लिखा है. I was not able to see it properly. इसका जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, I don't know how then you have arrived to the correct answer.
वो 17 दिया हुआ था अगर नैनोमीटर में है। चलो आपने मीटर में कैलकुलेट करके सही कर लिया होगा। जो एक्चुअली क्वेश्चन में उसमें छोटा सा ट्विस्ट और था, वैसे तो सबको पता ही है 3 × 10⁸ होता है, और उसे सही आंसर आया होगा। यस, यू पीपल कैन डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पर 3 × 10⁻17 नैनोमीटर डाल के उसने थोड़ा सा ट्विस्ट डाला हुआ है कि बच्चे पहले नैनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको मीटर में लेके आएंगे, फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे। तो वैसे भी आपको पता है, मेरे को पता है कि 100% आप इससे बाहर आ जाओगे। तो 3 × 10⁻17 अगर ये नैनोमीटर पर सेकेंड दिखा रहा है इसको, एंड डिवाइडेड बाय जस्ट वन आंसर, साहित्य करेक्ट है बेटा। फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻17 दिखा रहा है नैनोमीटर, नहीं नैनोमीटर तो होगा नहीं ना फ्रीक्वेंसी में, पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में बिल्कुल डायरेक्ट आंसर था। Yes, Ankita, correct, beta. So 10⁻7 and 10⁻7 will get cancelled. 1/2 nanometer या आपका आ जाएगा इसका, your answer would be, नैनोमीटर। हाँ तो ये 6 × 10⁻17 नहीं 15 है, तो उससे थोड़ा सा जो आपका डिफरेंस आता है वो चेकआउट हो जाएगा। तो ये 6 × 10⁻17 था, ये 15 था, तो 1/2 यानी कि इससे डायरेक्ट आप आ सकते हो 50 सेंटीमीटर पे। 0.50 होगा, फिर वो 100 से मल्टीप्लाई होके 50 हो जाएगा। तो 50 नैनोमीटर इज आंसर, बी ऑप्शन। चलिए लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज द रेडिकल, दिस वन, रेडिकल का नाम भी आप बताओगे, इतना ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद तो आना चाहिए अपन। दिस इज एरोमेटिक बिकॉज it has, first is 6p orbitals and 7 unpaired electrons. The second answer is 6p orbitals and 6 unpaired electrons. C is 7p orbitals and 7 unpaired electrons. The fourth is 7p orbitals and 7 unpaired electrons. Go for it, which is a correct option. Quickly send the answer. हमारे टारगेट क्वेश्चन आज 20 हैं, ठीक है, एंड स्टिल वी हैव 10 मिनट में हमारे 2 क्वेश्चन हुए हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर, टाइप दिस इन अ चैट बॉक्स। जल्दी बताइए भाई, व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? नोबडी हैज आंसर्ड टिल नाउ। अच्छा, बेंजीन एरोमेटिक होता क्यों है? साहित्य है बिल्कुल गलत। तो मुझे एक इसमें कंजुगेशन होती है, दूसरा हक्कल रूल फॉलो करता है। बस ठीक है, तो हक्कल रूल फॉलो करता है, तो इसमें अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एरोमेटिक होगा, है ना, इतना तो तुम समझते हो। यस मैम। साइक्लिक है, कंजुगेशन है, डीलोकलाइजेशन है, वगैरह वगैरह। तो बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन है इन दिस? पाई इलेक्ट्रॉन 6 है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पर एग्जामिनर स्मार्ट है, उसने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्वेश्चन पूछा ही नहीं, उसने पूछा ये तो साइक्लोहेक्सेन है, ये तो कभी भी एरोमेटिक नहीं होता, तो इसमें ये हैं आपके पास 6 ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये हैं 6p ऑर्बिटल्स, और 6p ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यस और नो? यस मैम। तो जब ये एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करता होगा, इस तरह से 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 घूमता है, या ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो ये सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाता है।
तो 6p orbitals and 6 unpaired electrons in it. इसका रिजल्ट क्या आता है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स या 3 पाई बॉन्ड। तो इनमें से कोई भी वर्डिंग ठीक है। 6p ऑर्बिटल प्लस 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी ठीक है। 6p ऑर्बिटल्स एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी ठीक है। 6p ऑर्बिटल्स एंड 3 पाई बॉन्ड, ये भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 7p वाले तो ऑप्शन पहले ही गलत है। 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है भाई? अगर एक एक पे एक है तो 6 होंगे ना, तो बी इज अ करेक्ट आंसर, मतलब सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। तो इसमें 6p ऑर्बिटल्स हैं प्लस इसमें क्या है? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, दैट इज करेक्ट। तो इज दैट करेक्ट? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 3. Which of the following is electron deficient compound? Which of the following is the electron deficient compound? You people can easily find out that. इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसके. So the first is a PH3, second is a CH3 twice, third is the SiH3 twice, fourth is the BH3 twice. Go for it. फोर्थ। ऐसे नहीं, चैट बॉक्स में आंसर भेजिए। अगर आप चैट बॉक्स में भेजोगे तो फिर बाकी तो फिर करेंगे ही नहीं ना, ऐसे ओपन नहीं बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कौन सा है? ये कौन स्टूडेंट है? सायोनी। Who is the student भाई? लॉग इन विद योर नेम। ग्रुप ग्रुप हो तुम? अच्छा, कितने नामों से तुम एंटर करते हो क्लास में? हाँ जी, एक ऑप्शन आया है मेरे पास, करेक्ट है। सुहानी करेक्ट, तन्वी करेक्ट, ध्रुव करेक्ट, वंशिका करेक्ट, साहित्य करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। PH3 को देखो, बिल्कुल 6 यहाँ और 2, 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो ये नहीं हो सकता। CH3 ट्वाइस बस उसके लिखने का ढंग है, ये इथेन है, इसमें नहीं हो सकता। SiH3 भी उसके लिखने का ढंग है, तो SiHH, HC2S6 जैसा ही है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। पर BH3 ट्वाइस सब बच्चे जानते हैं कि बोरॉन के पास तो बेचारे के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो कैसे जुड़ेगा दूसरे BH3 के साथ? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ये बेचारा जितने भी इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ही है ना, उन्हीं से ही जुड़ जाता है सारा। तो ये 3C2E बॉन्ड है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो इसका ऑप्शन आएगा करेक्ट 4 नंबर। ठीक है, यस मैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक कौन से चैप्टर का है। Which of the following statement about the intrinsic compound is correct? Incorrect. Which of the following statement about interstitial compounds is incorrect? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो पहला है
they have higher melting point than pure metal. ठीक है जी. Second, they retain metallic conductivity. Conductivity. Third is they are chemically reactive. Last is much harder than the pure metal. Harder than pure metal. इससे ना तुम्हें इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में नॉलेज भी मिलेगी. ध्रुव करेक्ट. हाँ जी, क्या लगता है? एक स्टूडेंट का आंसर आया है अभी. रेस्ट ट्राइंग फास्ट. फोर आंसर्स आते हैं भाई. तन्वी नॉट करेक्ट, देवेश नॉट करेक्ट, वंशिका करेक्ट, निवेदिता करेक्ट. इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, यानी कि 3 है. पहली बात तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं. साहित्य करेक्ट. तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो वेकेंट साइट होती है वहां पे कोई और एलिमेंट आ सकता है. मींस कार्बन नाइट्रोजन वगैरह जिसके साइज अप्रोप्रिएट है वो आ सकते हैं. तो इससे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, है ना. और मेटालिक कंडक्टिविटी अभी भी उनमें रहेगी क्योंकि वो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, कंडक्ट अभी भी करेंगे. दे आर मच हार्डर देन हार्डनेस, तो ऑब्वियसली बढ़ेगी जब इंटरस्टिशियल साइड पैक हो गई. अब वो कह रहा है दे आर केमिकली रिएक्टिव, तो उनकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी पहले से कम हो जाएगी. बस इलेक्ट्रिसिटी मेटालिक कंडक्टिविटी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उनमें से थोड़ा बहुत गेन और लूज हो सकते हैं. बट अदरवाइज किसी और के साथ अब नहीं कंबाइन करेंगे. जो उन्होंने कंबाइन करना था दे हैव डन विद द एलिमेंट्स ऑफ द मेन ग्रुप नाउ. फिफ्थ क्वेश्चन, चेकआउट कौन सा चैप्टर है. हाउ मेनी ग्राम्स of concentrated nitric acid solution should be used to prepare 250 ml of 2 molar nitric acid. पहला ऑप्शन है 54 concentrated nitric acid. सेकंड है 45 concentrated nitric acid के solution में. थर्ड में है 90 और फोर्थ में है 70. How many grams of the concentrated nitric acid solution? सब यही है. Concentrated nitric acid solution, concentrated nitric acid solution. Go for it. मैं लिखने से पहले कर भी लिया आप लोगों ने? कैसे करे जा रहे हैं ये? देवेश जी आपका आंसर तो करेक्ट है, पर आप बताओगे अभी कैसे हुआ है. बाकियों को एक बार ट्राई करने देते हैं. लेट द अदर्स आंसर. नो आंसर. किस चैप्टर का क्वेश्चन है? Solutions.
चलिए लेट्स चेक इट आउट। सॉल्यूशन है इसका, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर इतने ml ऑफ, तो वॉल्यूम दिया हुआ है 250 ml, 2 मोलर नाइट्रिक एसिड, 2 मोलर नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है आपके पास। नाइट्रिक एसिड का वेट ये दिया हुआ है आपका 2 मोलर, वेट नहीं, अच्छा जी मोलैरिटी दी हुई है। हाँ जी, मोलैरिटी का फिर फॉर्मूला लगा दो, वो तो तुम्हें आता ही है। क्या होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला? मैम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ दिस Okay, number of moles of given mass, number of moles को given mass of solute, molar mass of solute, volume of solution in ml if he is talking about, then multiplied by 1000। अब molarity 2 दी हुई है, given mass उसने पूछा है concentrated नाइट्रिक एसिड का कितना है, ठीक है। सॉल्यूशन बनाना है तो यानी कि बाकी पानी डाला होगा उसने, तो मोल गिवन वेट हमें पता नहीं है 1000। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है नाइट्रिक एसिड का? What is the molecular weight? हाँ जी, कैलकुलेट किया किसी ने? मैम 55 63 कर लो फिर। 714 होता है 14, 816 होता है ना? 48 8 63 आ रहा है, yes 63 आएगा ना। तो वॉल्यूम कितना आ गया सॉल्यूशन का? 250 ml। बस बाकी तो काट छाट ही है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 63 मल्टीप्लाइड बाय 250, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000, दिस विल बी WB। तो WB यहाँ से कैलकुलेट करके आता है 31.5 ग्राम। 31.5 ग्राम आपके पास आ गया वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने पूछा था कि इसके हिसाब से वो भी देख लें कि कितना क्या परसेंटेज गिवन है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन should be used to prepare the 250 ml of 2 molar nitric acid। अब क्वेश्चन में जो आंसर्स दिए हुए हैं ना, ये तो तुम्हारा वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड आ गया। जो आंसर दिए हुए हैं ना उसकी ऑप्शंस को जरा चेक करो। 50 कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है उसने, ठीक है। 50.0 कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मतलब है 50% कंसंट्रेशन का नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, या 45% कंसंट्रेशन का बनाना है, या 90% कंसंट्रेशन का बनाना है, या 70% कंसंट्रेशन का बनाना है, ठीक है। तो इतना तुमने सॉल्यूशन में तुम्हारे ये प्रेजेंट है। अगर फॉर एग्जांपल, वैसे तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, बट अगर फॉर एग्जांपल 70% आपको HNO3 बनाना है, तो इसका क्या मतलब हुआ? 70% कंसंट्रेशन का HNO3 कितना लगेगा? ये 70 ग्राम, ठीक है। कितने में प्रेजेंट होगा? 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में परसेंटेज का यही मतलब होता है ना, ठीक है। अब 70 ग्राम 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम किस में होगा? 100/70। हमारे पास कितना प्रेजेंट है? 31.5। 31.5 कितने में होगा? दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 31.5। तो यानी कि 31.5 और इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आता है दैट कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक 45 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यस मैम 45 45 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो इसका ये मतलब हुआ कि 70% अगर आपका सोल्यूशन बनाना चाहते हो तो 45 ग्राम उसमें नाइट्रिक एसिड डलेगा, ठीक है। तो अब हाउ कैन बी डन दैट कि 70% कंसंट्रेशन का नाइट्रिक एसिड बनाना है? ये 70% मैंने कैसे लिया है? देखो, आप बैक कैलकुलेशन से भी चला सकते हो। जैसे
आपके पास आंसर दिया हुआ है 54 कंसंट्रेटेड ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी कि 54 ग्राम नाइट्रिक एसिड। तो आप ऐसे कर सकते हो कि 54 ग्राम नाइट्रिक एसिड के कॉरस्पॉन्डिंगली कितना, अगर ये 45 ग्राम आया सॉल्यूशन के बीच में, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली बैक कैलकुलेशन से कितना नाइट्रिक एसिड आता है, उस हिसाब से भी जा सकते थे। ठीक है, अदरवाइज 70% का आप ऐसे भी लगा सकते हो रफली एस्टिमेशन, कि अगर 31 पॉइंट कुछ ये है तो 70% इसका मतलब है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कुछ रफली देगी। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने आप से लिख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनॉइड, देखो ये क्वेश्चन करने के लिए कितना ज्ञान चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी लिखनी आनी चाहिए। लेंथेनॉइड आयन इज डायामैग्नेटिक। कौन सा लेंथेनॉइड आयन डायामैग्नेटिक है? बट द गुड थिंग इज कि उसने एटॉमिक नंबर दे रखे हैं, एक 51, एक 62 वाला है और एक 70 है। ठीक है, और नीचे क्वेश्चन में दे रखा है YB2 प्लस CE प्लस टू और EU+2। किस वाले केस में? यटरबियम की पोजीशन पता होनी चाहिए, फिर तो क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाता है। चलो एनी हाउ, आप देखो कौन सा डायामैग्नेटिक है। वैसे तो मैंने बोल भी दिया। सीरियम सबसे पहली पोजीशन का आयन होता है, जो लेंथेनाइड है ना वो 57 से बोले जाते हैं, पर 58 उनका फर्स्ट होता है, क्योंकि 57 लेंथेनम की एग्जिस्टेंस पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में होती है, ना कि एफ ब्लॉक में। तो यटरबियम बेस, हाँ साहित्य करेक्ट है। कुछ कुछ एलिमेंट्स के जो नाम है ना, इसमें आपको पता होने चाहिए, जिनकी हाफ फिल्ड फुली फिल्ड कन्फिग्रेशंस होती हैं, जिसमें यट्रियम+2 है। तो यट्रबियम+2 एक आयन ऐसा है जिसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बाकी सारे कैलकुलेट करके देखोगे, इसमें तो कईयों में तो मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपका 14 वाली साइड जो आती है ना, देखो 71 पे सीधी एंड हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, ma'am. अगर क्वेश्चन आपको नहीं भी आता तो आप ट्रिक से कर लो ना। आप देखो पहली ट्रांजिशन सीरीज सीरियम से स्टार्ट होकर ल्यूटीशियम तक जाती है, तो सीरियम 58 है और यहाँ पे 71 है, तो 71 होगा F14 और उसके पीछे होगा S2। ठीक है, और जो इससे पहले वाला होगा 70, ठीक है, वो F13 और S2 होगा, जिसको आप F क्या बना दोगे 14 वैसे कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ऐसे कर सकते थे, या फिर आप इतना लॉजिक नहीं लगाने हैं तो आप सिर्फ इतने आयंस देख लो जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड है, उसमें भी काफी क्वेश्चन लग जाते हैं। इसकी 14 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F14, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वॉट एवर यू हैव रिटन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग molecules contain no pi bond, किसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है? चेक आउट फॉर इट। NO2, CO2, H2O, SO2, गो फॉर इट। इतना आसान क्वेश्चन नीट में आ जाए तो क्या ही कहूं। अब तक तो सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए था। तन्वी करेक्ट, ध्रुव करेक्ट, निवेदिता ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर भेजा है, क्या हो गया? ये शायद पिछले का भेजा है निवेदिता ने। योर लास्ट इज करेक्ट, 2 बच्चों का जो अभी आया दैट इज करेक्ट। वंशिका करेक्ट।
भाई सबको पता है वाटर है, वाटर में कहाँ पाई बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं प्रेजेंट. Its correct answer is water. Next question. Based on equation E is equal to minus 2.178 into 10 to the power minus of 18 joule. Z square divided by N square. Certain conclusions are written. Which of them is not correct बताना है. First is for n is equal to 1. The electron has a more negative energy than it has at n is equal to 6. Which means electron is more loosely bound in the smallest allowed orbital. Second is the negative sign in the equation simply means that the energy of electron bound to the nucleus is lower than it would be if electrons were at infinite distance from the nucleus. Third, larger the value of n, larger is atomic radius. Fourth, equation can be used to calculate change in energy. When electron changes orbit. भाई इसमें से आपको 3 चीजें तो सही लिखी हैं, उसको भी तुम लोग जस्टिफाई करोगे, और एक स्टेटमेंट कोई गलत लिखी है उसको भी ढूंढोगे. क्या लगता है इनकरेक्ट क्या है? चलिए चलिए जल्दी. Reply in a chat box. एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया इतने. अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ,
जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है उसकी एनर्जी घटती है या बढ़ती है? व्हाट आई एम आस्किंग, as the electron moves away from the nucleus, its energy increases or decreases? Ma'am, increases. शाबाश, increases. Decrease. बाकी सो रहे हो? मैम जैसे डिक्रीजेस। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता, अरे डिक्रीजेस क्यों हो जाएगा, क्या हो गया तुम्हें? ये तो ऐसे बेसिक Ma'am, कॉन्सेप्ट्स पे अटकोगे फिर तो ऊपर ही हो जाएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कहाँ पे है? सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास। जब पास होगा उसकी कम एनर्जी होगी, कम एनर्जी होगी तो मैक्सिमम अट्रैक्शन होगी, तो सबसे ज्यादा कम एनर्जी, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी न्यूक्लियस के पास है फर्स्ट शेल में। जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। yes, ma'am. हाँ नो, तुम लोग पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन गलत कर दो। As the electron moves away from the nucleus, अब ये भी गलत करा ना, from the nucleus, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो मिनिमम एनर्जी कहाँ पे होगी? मैम जब वो न्यूक्लियस के पास होगा। फर्स्ट शेल में, ठीक है। और ये लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू है, उसके बाद एनर्जी बढ़ेगी तो नेगेटिव तभी बढ़ेगी। और बोनस में बढ़ेगी तब अगर नेगेटिव वैल्यू घटेगी, है ना। इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड एनर्जी ऑर्बिटल। बताओ, n इज इक्वल टू 1 में मोर नेगेटिव एनर्जी है, बिल्कुल सही है ना। देन एट n इज इक्वल टू 6 बिल्कुल सही है। पर इसका मतलब है विच मीन्स द इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड। अरे 1 में तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फर्स्ट बेंच से कभी कोई बच्चा भाग पाया आजकल? कभी भी नहीं फर्स्ट बेंच से तुम उठ सकते हो। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, वो टाइटली बाउंड है, ना कि लूजली बाउंड। तो फर्स्ट इज अ ऑप्शन दैट यू हैव टू पिक इट आउट, इट इज नॉट करेक्ट। बाकी वो कहता है नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन सिंपली मींस द एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, इसलिए जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ती है। बिल्कुल ठीक है, एनर्जी फिर उसको रिलीज करता है जब नीचे आएगा, सबसे पहले आएगा, ठीक है जी। लार्जर द वैल्यू ऑफ एन लार्जर इज द एटॉमिक रेडियस, वो भी ठीक है। इक्वेशन से एनर्जी की वैल्यूज निकालते हैं, वो भी ठीक है। रेस्ट ऑल थिंग्स आर करेक्ट। तो अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन में हम इतना पढ़ने पे भी अटके ना, तो फिर तो भाई कोई अच्छी बात नहीं है हमें। चलिए फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट है जी आपका ऑर्गेनिक का क्वेश्चन, मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक। इन द रिएक्शन ये है भाई। अब तुम्हें मुझे बताना है कि ए क्या है, कौन सा रिएजेंट डालने कि ये काम हो जाता है। इससे आसान क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखा, पता नहीं या किसी पेपर में आया है ये, या हमने डिस्कस किया है क्लास में, इसको कन्वर्जन में आया है, कुछ ना कुछ तो डिस्कशन इसका हुआ है। 3 और 4, चलो राइट डाउन द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी कीजिए भाई। You have to send your answer in a chat box. सुहानी करेक्ट है बेटा, देवेश नॉट करेक्ट।
क्या हो रहा है, BDC ही तो जा रहा है। सारे रिएजेंट को थोड़ा देखो, H+H2O, अगर इसको H+ और H2O से करेक्ट चेंज करें और थोड़ा सा इसे वार्म कर दें तो ये फिनॉल बन जाता है। ठीक है, HgSO4 और H2SO4 ये तो भाई कभी भी यूज नहीं होता। अगर ये यूज होता है एक्वस फॉर्म में तो भी इसके चांसेस वाटर के एडिशन के ही हैं, OH ही बनेगा। ये वाला अगर यूज करते हो तो ये आपका कौन सा रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन, तो इससे Cl लग जाता है। तो जब इसे वीक एसिड को लगता है H3PO2 एंड वाटर, तब ये बिल्कुल रिमूव हो जाता है, रिडक्शन हो जाती है। तो इससे रिडक्शन होती है। सबके यूज पता होने चाहिए रिएजेंट में क्या होते हैं। तन्वी नॉट करेक्ट, वंशिका करेक्ट, निवेदिता करेक्ट। ठीक है, पहले वाले केस में फिनॉल बनता है, सेकंड वाले केस में वैसे तो रिएजेंट अभी तक यूज ही नहीं हुआ है इसमें, और अगर HgSO4 डाइल्यूट फॉर्म में है तो ये भी फिनॉल वाला ही कॉन्सेप्ट है। थर्ड वाले में सैंडमेयर रिएक्शन है, तो फोर्थ वाला है जो इसकी रिडक्शन हटा देता है इसको, N2HCl कुछ ऐसे करके बाहर निकल जाएंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं लगता यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the order of stability of following automeric compound is you start doing, क्या आना चाहिए आंसर? चलिए देखिए जी कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। साहित्य करेक्ट, तन्वी ने इसी क्वेश्चन का आंसर भेजा है तो वो भी करेक्ट है। चलो साहित्य करो एक्सप्लेन हाउ। यस, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, 3-2-1 होगा, पर क्यों? क्योंकि मैम जो मैम बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं मैम वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इनमें कंजुगेशन होती है एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। इंट्रा कहाँ से आ गया? अच्छा, इंट्रा मॉलिक्यूलर थर्ड में कह रहे हो तुम? इसमें ठीक है, थर्ड में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है जी, अब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होगी क्योंकि H तो इसका एसिडिक हो जाएगा, चला जाएगा, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ये वाला माइनस है। ठीक है, आगे उसके बाद फिर 2 क्यों आना चाहिए?
उसके बाद 2q आता है और फिर उसके बाद 1 आता है। मैम 1 वाला मैम इसलिए सबसे कम होगा क्योंकि मैम इसमें कंजुगेशन में नहीं है ना, कार्बोनाइल ग्रुप पे। मेरे को ना आपकी बात क्लियरली नहीं सुनाई दी। 1 वाला इसलिए सबसे कम होगा क्योंकि इसमें क्या नहीं है, कंजुगेशन, कंजुगेशन नहीं है। अच्छा जी। कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है। तो यहाँ पे ये एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं स्ट्रांगली। क्यों होते हैं एसिडिक हाइड्रोजन स्ट्रांगली? क्योंकि 2 C डबल बॉन्ड और ग्रुप लगे हैं, तो इस पे माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा जाता है और ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है, तो इसके साथ भी इन्वॉल्व हो जाता है, इसके साथ भी इन्वॉल्व हो जाता है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखो पहले तो तुम ये याद रखा करो कि इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बनी हुई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे पहले तुम्हें बनाना पड़ेगा, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी पड़ेगी, तो ये आएगा। इसमें कंजुगेशन ही नहीं है, तो 3, 2, 1। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Nylon is an example of चलिए, अब इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, जिसको स्ट्रक्चर आती है वो तो 1 मिनट में कर लेगा। ठीक है, आंसर तुम्हारा साहित्य। पॉलीअमाइड लिंकेज होती है, जब आप इसकी स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो इसमें अमाइड ग्रुप यूज होता है। यस, डी इज अ करेक्ट आंसर। SeF2 is isostructural with, yes Devesh, correct. चलिए, go for it. चलिए, ध्रुव करेक्ट। साहित्य अगर ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर भेजा है तो दिस इज नॉट करेक्ट। एक मिनट, ध्रुव, यू आर नॉट करेक्ट। आप मुझे ऐसा करते हैं, फिर से कर लेते हैं। अब तुम्हें मुझे ना इसका आंसर बताना है जिसपे मैंने रेड कलर से सर्कल लगाया। हाँ, ICl2 नेगेटिव ही आएगा इसका। लीनियर स्ट्रक्चर इसका ICl2 नेगेटिव में बनता है। BeCl2 हो सकता था ऑप्शन, बट एक्चुअली मुझे लगता है मिस प्रिंटिंग है, ये BaCl2 है। ठीक है, तो ICl2, जिसने इसको BeCl2 समझ के आंसर दिया वो भी सही है, बट फिर भी तब भी ये सही ज्यादा है क्योंकि इसमें इसके वो भी बराबर हैं, सब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्ट्रक्चरल यूनिट सिलिकेट्स का क्या होता है? SiO4 4 नेगेटिव। ठीक है, तो दिस इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट्स। ठीक है जी, साहित्य का भी करेक्ट है, तन्वी का भी करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following structure
is similar to graphite. कौन सी स्ट्रक्चर ग्रेफाइट जैसी है? बताइए. Which is similar to the graphite? करेक्ट है साहित्य. बाकी भी आंसर दो भाई. वंशिका करेक्ट, देवेश करेक्ट. यस, बोरॉन नाइट्राइड की स्ट्रक्चर होती है ग्रेफाइट जैसी, लेयर स्ट्रक्चर. देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है. द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाती हूँ पहले दिन ही करा दिया था तुम्हें. आइसो किसको कहते हैं, नियो किसको कहते हैं, वगैरह वगैरह. One is this. चलिए क्विकली. साहित्य करेक्ट, सुहानी करेक्ट. वंशिका अगर ये इसी क्वेश्चन का आंसर है तो करेक्ट. निवेदिता करेक्ट, देवेश नॉट करेक्ट, अंकिता करेक्ट. ये तो आंसर सभी को आना चाहिए, इसमें तो ट्विस्ट ही नहीं है. ये होता है बस थोड़ा लिखना, उसने ऐसे लिखा हुआ है, ये देखो यही तो होता है आइसोब्यूटाइल ग्रुप, मतलब 1 डिग्री से अटैच. तो बी इज अ करेक्ट आंसर. The number of carbon atoms per unit cell of diamond unit cell is 1, 4, 8 या 6. इनमें से आंसर देना है. सर्कल हटा देती हूँ, कंफ्यूजन होएगा. कितने डायमंड में होते हैं एक यूनिट सेल में एटम? सेकेंड ऑप्शन नॉट करेक्ट है. देखो जी, डायमंड में मैं लिख देती हूँ क्या क्या अरेंजमेंट है. 8 कॉर्नर्स पे होते हैं, 6 फेस सेंटर में होते हैं एटम्स, 4 इनसाइड स्ट्रक्चर. ये डायमंड का कंपोजिशन है. तो कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 1/8 होती है, फेसेस की 1/2 होती है, और इनसाइड वालों को तो कोई चेक ही नहीं कर सकता. तो 8 आएगा. 3 इज द करेक्ट ऑप्शन टू दिस. जिन बच्चों ने 3 ऑप्शन यानी कि 8 आंसर दिए हैं, they are correct. So this is all for today. Rest will continue in the next class, and we have done 15 questions. तो ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड, ये आप याद रखोगे.
ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में करें तो हमारा ये पेपर 2013 का कंप्लीट हो जाए। 14 आपने पहले कर लिए। इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम। Yes, चलो जी, ओके, बाय बाय। ma'am. Thank you, Thank ma'am. you. थैंक यू मैम। थैंक यू।